अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला हेयर। क्या हाल है? अच्छा जी, बिल्कुल ठीक ठाक। एक बात जो हम करना चाहते हैं, वो स्पीकिंग टू अ फ्रेंड जो कि यूएई में रहते हैं और वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं, और मैंने उनसे पूछा कि आपकी वैक्सीनेशन का अमल कैसा रहा। तो उन्होंने कहा, जनाब ये जो नया वेरिएंट है ना, ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रहा है और आप सब लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए। ऑल्दो सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं, लेकिन फिर भी 2 साइनोफार्म और 1 फाइजर की वैक्सीनेशन के बाद भी उनको कोविड हो गया। लेकिन अब्दुल्ला, इन वैक्सीनेशंस का मतलब ये तो नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा। अगर आपको होना है तो हो जाएगा, लेकिन उसके सिम्टम्स जो होंगे, उसकी नौयत जो होगी वो बहुत कम होगी। आपको आईसीयू इंशाल्लाह जाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आप घर में ही दवाइयाँ लेके ठीक हो जाएंगे, एंड दैट्स द होल आइडिया। एट द सेम टाइम उनकी वालिदा को काफ़ी सीवियर सिम्टम्स भी हैं। सो हैविंग सेड दैट, हम लोगों को ख्याल तो करना ही है। देखिए, एक हिफाजती तदबीर तो आप करते ही हैं ना। मतलब अगर खुदा न खास्ता आपको घरों में चोर या डाकू आने का डर होता है तो आप ताला तो डालेंगे ही ना। आप ये तो नहीं करेंगे कि दोनों घर के दरवाजे खोल के बैठ जाएं। सो वो ताला हमने डाल लिया है, वो अपना हिफाजती इंतज़ाम हमने कर लिया है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एहतियात भी करनी है। आपको अपना ख्याल भी रखना है, और ख्याल रखने से मुराद ये है, एक ही चीज़ करनी है सिर्फ, और वो है मास्क पहनना। तो लिहाजा आपको हम बड़े दिनों से बता रहे हैं, और अब तो एनसीओसी ने खुद भी ये कह दिया है कि 4th वेव जो है वो लग रहा है कि ऐसे वी आर इन द 4th वेव। और अगर आप कुछ फिगर्स भी देखें इंडिविजुअली, अगर आप शहरों के फिगर्स देखें तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता चल जाए। जैसे 21 लोग जो हैं पिछले 24 घंटों में 21 अफराद इंतकाल कर गए कोविड की वजह से, और दैट इज स्टिल अ बिग नंबर। देखें, जब तक 0 में ये नंबर नहीं जाएगा, एक भी कोविड की वजह से जान जाए, दैट इज टू मच। तो लिहाजा उसके लिए बहुत कम था, लाइक 213 इस पे आ गए थे हम एक ज़माने में। और इस्लाम पर्टिकुलर शहरों की बात कर लें तो कराची में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, इस्लामाबाद में DI खान में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, इस्लामाबाद में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन मजमूई तौर पे एक ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट भी हमारे उन अंदाजों से ऊपर जा रहा है जो कि हमने आपको बताना शुरू कर दिया था। इस वक्त एज वी स्पीक इट इज़ 3.63 विच इज़ स्टिल अ लॉट। और ये भी एक अप्रॉक्सीमेट आपको मजमूई सारी शहरों का मिला के आपको बता रहे हैं। अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअली देखें, जिस तरह अब्दुल्ला कह रहे हैं, तो 7-8 तक बात चली जाती है। और नए केसेस हैं 1590, सो 1590 अभी भी। सो यू माइट थिंक कि जी अब ये पुरानी बात होगी है वो, लेकिन जिनको हो रहा है उनको तो हो रहा है ना, तो इट इज़ वेरी मच रियल। पहले हम बारिश की बात करेंगे, क्योंकि बारिश फिर आपको पता है ना, हमारे यहाँ बहुत बिग डील थी कि बारिश हुई है और आज फिर नहीं हुई, तो वी हैव टू टॉक अबाउट इट। और ये सिर्फ कराची में नहीं हुआ, मुल्क के दीगर हिस्सों के बाद ऑफ कोर्स कराची में भी मानसून बारिशों का आगाज़ जो है वो स्टार्ट हो गया है। और मानसून की पहली बारिश के साथ ही अक्सर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, और ये तो ऑलमोस्ट एक एक्सपेक्टेड भी होता है। जगह जगह पानी जमा हो गया, इंतज़ामिया की तैयारी का पोल भी खुल गया। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे के लिए जो उम्मीदवार हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते नजर आए, और पेश गोई से पहले बारिश होने के बावजूद निकासी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। पूरे शहर की सिचुएशन अगर आप उसका जायज़ा लें तो सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल नज़र आती है। आज की बारिश की पेशन गोई नहीं थी। आज सुबह बारिश का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और तकरीबन कोई 6 से 7 घंटे कांस्टेंट बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपको शहर में सिचुएशन मामूल की नज़र आती है। जनाब मुर्तज़ा वहाब वैसे अभी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर तकर्रुरी नहीं हुई है इनकी, लेकिन ही हैज़ बीन रियली एक्टिव। हैदराबाद समेत नून सिंध भी तेज़ बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। पंजाब में भी सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आई एक्चुअली, और हम पिछले साल का भी तस्करा कर रहे थे, लेकिन लाहौर में इस मरतबा भी मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जो कि लाहौर में बहुत ज़्यादा नहीं होता था। तो पिछले साल भी इंतज़ामात पर सवाल उठे थे और प्रॉबली इस दफ़ा भी उठ रहे हैं। 150 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली भी मुअत्तल हुई। कराची में बारिश का सिलसिला 16 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। मामूली बारिश के बाद इंतज़ामी सूरत हाल देखकर आने वाली बारिशों से प्रॉबली डर ही लग रहा है, लेकिन लेट्स सी कि क्या बनता है आने वाले दिनों में। ओवरऑल अगर हम जिन रास्तों से गुजर के आते हैं उनकी बात करें तो हम जहाँ रहते हैं उस इलाके में गलियों में अभी भी ताहाल पानी मौजूद है, और वैसे कोई बेहतरी की उम्मीद पहले भी नहीं थी हज़ार कोशिशों और दावों के बावजूद, लेकिन उन इलाकों से बाहर का एरिया ज़्यादातर हमें क्लियर ही नज़र आया है।
हाँ दैट इज राइट, लेकिन एक्चुअली क्या हालात है, हम तो खैर आपके घर के सामने तो ऐसे बहुत बुरा हाल होता था, बहुत ज्यादा, वो तो डूबा ही रहता है, लेकिन अभी ऑफ कोर्स बेहतर हो गया, बिकॉज इसलिए बेहतर हो गया क्योंकि बारिश भी इतनी कोई तबाही नहीं हुई। नंबर वन, कौन सा नाला तो कोई नहीं बना ना बीच में, नहीं नॉट रियली, हालांकि कोशिश वहाँ खुदाई वगैरह होती रही है, लेकिन ऑनेस्टली आज तक समझ नहीं आई कि वहाँ हो क्या रहा है। अच्छा जी, लेकिन हम पता करेंगे कि क्या हालात हैं, और कराची का तो हम आपको खुद भी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, बट लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम लाहौर। और लाहौर में नवीन अली से हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो क्या क्या उन्होंने बताया ये हम आपके सामने रख रहे हैं। मानसून बारिशों का आगाज हो गया है और इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि आसमान पर काली सुरमई घटाएं छाई हुई हैं, ठंडी हवा चलना शुरू हो गई और जो काले गहरे बादल छा रहे हैं कि कुछ ही देर के बाद इनके वाज़ेह इम्कानात है कि कुछ ही देर के बाद ये गरजने और बरसने लगेंगे। लेकिन अगर मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ, ईद भी करीब है, मवेशी मंडियाँ भी सजी हुई हैं, लेकिन मवेशी मंडियों की सूरत हाल पहले ही बहुत ख़राब थी, क्योंकि इस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से जो व्यापारी शिकवा करते नज़र आ रहे थे वो यही था कि इस दफ़ा भी इंतज़ामिया ने प्रॉपर उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया था। मंडी की सूरत हाल ये है कि दलदल हुई हुई है इस वक्त और जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ है, कीचड़ बना हुआ है। यहाँ पर वो अपनी मदद के तहत टेंट भी लगा रहे हैं, तरपाले बिछा रहे हैं, प्लास्टिक बिछा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो दलदल यहाँ पर बनी हुई है उसको कवर करने के लिए यहाँ पर रेत के ट्रक मंगवाए जाते हैं, जो रेत डाल के यहाँ की दलदल को कवर किया जाता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मूसलाधार बारिश और कहीं बूंदाबांदी का इम्कान है। जी अच्छा जी, आप वो मंडी में जानवर देख रहे थे ना, मुझे ऑनेस्टली मुझे पता है एक लफ्ज़ नहीं सुना अब्दुल्ला ने, बिकॉज़ ही वाज जस्ट चेकिंग आउट ऑल द एनिमल्स। आई लव एनिमल्स, यू नो दैट। आई नो, बट यू लाइक टू ईट देम एज वेल, खास तौर पे ये वाले। और कुर्बानी के जानवरों का शौक होता है, मुझे भी है। खैर, हम पंजाब में ओवरऑल सूरत हाल कैसी रही है, और अभी तो मानसून का आगाज हुआ है, आगे क्या इंतजामात हैं, वज़ीर आला पंजाब के मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस। ये बताइएगा कि पंजाब में मानसून का बिलाखिर आगाज हो गया, लेकिन अभी तो थोड़ी बारिश हुई डॉक्टर साहिबा, और बहुत से मकामात से खबर आई है कि पानी भी जमा हुआ, मुख्तलिफ हादसात भी रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तौर पर इंतजामात के बारे में आपकी क्या रिपोर्ट है? ज़ाहिर है आपने मीडिया को, आवाम को आगाह करना होता है, आप लोग पंजाब हुकूमत के रिस्पॉन्स से मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क भर में बारिशों के बरसने के अमल का आगाज़ हो चुका है और मानसून के मौसम के आते ही बादल जो हैं वो दिल खोल के बरस रहे हैं। 15 मिनट में पूरा लाहौर का पानी जो था हमने बर वक्त और मौसर हिकमत अमली से 14 लाख गैलन तक जो अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाए हैं, उसमें उस पानी का ज़हीरा किया गया। और जो 2 अहम इलाके जो लक्ष्मी चौक है और जो हमारा लॉरेंस रोड है, ये 2 इलाके ऐसे थे जहाँ जनरेटर लगा के इस लक्ष्मी चौक पर बिजली के 2 कनेक्शन और 3 जनरेटर मुस्तकिल रख दिए गए हैं, ताकि जब भी बारिश हो और अगर बिजली का तात्तल पैदा होता है और वो ड्रेनेज पंप जो हैं वो काम नहीं करते, तो जनरेटर जो है फिलफॉर सेल्फ जनरेटर उस पे आ जाएं, चलना शुरू हो जाएं, और सेल्फ जनरेशन से जो हमारा ड्रेनेज का और वो पानी को वापस उन टैंक्स तक पहुंचाने का जो अमल है वो किसी भी तख़ीर का शिकार ना हो। और आवाम को भी हमने इस रहमत को ज़हमत बनने से बचाया, और लाहौरियों ने मौसम को भी इंजॉय किया, बारिश में खूब नहाए भी, और गर्मी की शिद्दत से नडाल जो हैं उन्होंने सूखा सांस भी लिया, और हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारियां भी अदा की। बेहतरीन एक आपने मंजर कशी की है सूरत हाल और माहौल की। हाँ, लेकिन वो तो मौसम जब अच्छा होगा तो शहरी तो एंजॉय कर ही लेंगे, लेकिन ये मसले जो होते हैं ये एंजॉयमेंट का हिस्सा नहीं होते, ये वो आपकी वाली बात है, ये जहमत बन जाते हैं, ऑब्वियसली चीज़ आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, बिजली का भी बहुत बड़ा मसला है, लेट अस टॉक अबाउट बिजली डॉक्टर साहबा, क्योंकि बारिश पर तो इल्ज़ाम लग ही जाता है जी बिजली बारिश की वजह से चली गई एंड ऑल दैट, लेकिन इससे पहले से ही बड़ी लोड शेडिंग हो रही है वहाँ। तो शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें खोल कर रखी हैं, हुकूमत इस मसले पर भी काबू नहीं पा सकी, तो क्या हम उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ की जो रवायती रंगबाजी, शोबाजी और अदाकारी है उससे तो कौम यकीनन वाकिफ़ है, और कोई नई बात तो उन्होंने नहीं कही है।
लोड शेडिंग के साथ जुड़ा जो उन्होंने जो है वो नया झूठ का पटारा खोला है, तो उस झूठ के पटारे के अंदर ये बताना वो भूल गए कि पावर जनरेशन करना ही असल काम नहीं था। उसके साथ जुड़ा दूसरा अहम कदम ये था कि वो बिजली जो आप बना रहे थे उस बिजली को आपने ग्रिड स्टेशन तक कैसे पहुंचाना था। आवाम को उस बिजली की पैदावार का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने अपनी ट्रांसमिशन लाइंस या हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क और स्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड नहीं किया। मौजूदा हुकूमत जो है गुज़श्ता 3 सालों से आपके ना सिर्फ उन महंगी बिजली पैदा करने के जो किकबैक्स और करप्शन की नज़र हुए मुआहदे थे उनको हमने आज सरे नौ रिवाइज़ किया। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर और नेटवर्क है उसको फाल बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है, और उसके लिए हुकूमत ने कोई 82 अरब रुपए इस वक्त तक खर्च किए हैं और मज़ीद उस सिस्टम की अपग्रेडेशन पे काम चल रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा हमारे साथ मौजूद थी। वो महंगी बिजली वाला किस्सा तो आप लोगों ने सुना ही है पहले, और अब 3.5 साल हो गए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अमल को कब बेहतर बनाया जाएगा ये आवाम देखेंगे और फिर फैसला करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में फिर सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। बलोचिस्तान भी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, KP भी होता है, और इसका बराह रास्त असर इंतखाब पर पड़ता है, क्योंकि इससे 2018 के इंतखाब थे उससे पहले, और उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में आपको पता है एक इंतहा की लोड शेडिंग थी और पंजाब बहुत बुरी तरह मुतासर था। आपको याद है लाहौर में वो ज़माना जब 18 घंटे की लोड शेडिंग हुई थी? ऑफ कोर्स आई रिमेंबर दैट, लेकिन आई एम सॉरी जहाँ ये सारी बात हो रही थी मैं ये सोच रही थी कि अभी परसों रिचर्ड ब्रांसन जो है वो पूरे स्पेस में एक गोला खा के आए हैं, तो लिहाजा और वापस भी आ गए हैं, मतलब 15 मिनट की उन्होंने टूरिज्म की, वापस आ गए हैं। हमारे यहाँ बिजली नहीं है, तो मतलब कि ये हमारी दुनिया ही और है, एक दुनिया जो बाकी दुनिया चल रही है ना वो एक और दुनिया है। बट एनीवे ये सारे मसले हम अभी बात तो कर रहे थे, कराची का अहवाल, सॉरी लाहौर का अहवाल हम आपको बता रहे थे। अब कराची वापस आ जाते हैं और बारिश के बाद शहर का क्या हाल है ये अपडेट भी हमने लेनी है, और हमें अपडेट दे रहे हैं सुलेमान सादत। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई है, सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गुलशन हदीद के इलाके में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, और सबसे कम किमाड़ी के इलाके में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जो अंदरूनी नाले हैं, जो कि 500 से ज़ायद नाले हैं, वहाँ पर सफाई की सूरत हाल वैसी नहीं है। और अब ये जो दावा है सिंध हुकूमत का, ये कितना सच साबित होता है। और जिस तरह से कल मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि तमाम इदारे कोऑर्डिनेशन में, लेकिन देखना ये है कि जो दावा है वो कितना सच साबित होता है, क्योंकि बारिशें मुतवक्का हैं और बारिशें होती हैं। तो अगर क्योंकि नालों की सफाई के बारे में भी कुछ सवालात हैं, वो खैर हम हुकूमती नुमाइंदों से भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले बिजली के मुतालिक बात कर लें, क्योंकि पिछले साल मानसून में तबाह हो गया था कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम पूरा, और इस मरतबा वो कह रहे हैं जी हमने तैयारी की है। और कल भी बाज़ इलाकों में बाज़ इलाकों में, लेकिन मेरे इलाके में बिजली नहीं गई कल। आपके यहाँ गई? नहीं, मेरे भी नहीं गई। सो बहुत से इलाके ऐसे थे जहाँ पर तवातुर के साथ हल्की बूंदाबांदी भी होती थी, बिजली चली जाती थी, वहाँ सूरत हाल कुछ बेहतर रही है। हमारे साथ डायरेक्टर कम्युनिकेशन KE इमरान राना साहब मौजूद हैं। इमरान साहब, कराची में बड़ी थोड़ी सी बारिश हुई है, इतनी बारिश तो हुई नहीं है, इसके बावजूद कई इलाकों से शिकायत आई कि बिजली गायब हो गई, तो कैसे आप बता सकते हैं इतने काम के बावजूद भी थोड़ी बारिश के बायस हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, कि सिस्टम नहीं है इस काबिल के बारिश बर्दाश्त कर सके? जी बहुत शुक्रिया मुझे लाइव देने के लिए। मैं आपको क्विकली अपडेट करता चलूँ कि जब बारिश कल हुई है तो उसके दौरान भी हमारी ज़्यादातर सिस्टम बहुत मुस्तहकम रहा है। हमारे 1900 फीडर हैं जो कराची को बिजली की सप्लाई करते हैं। 1900 में से किसी ऐसे टाइम पे जबकि हमें मैक्सिमम फीडर्स को हिफाजती नुक्ता निगाह या किसी और वजह से बंद करना पड़ा हो, उस वक्त भी 1500 से ज़ायद फीडर से बिजली की सप्लाई की जा रही थी। हमारे किसी भी टाइम पर जो फीडर्स की जो तादाद है कभी भी 500 से ऊपर नहीं गई है। 500 के करीब हम लोग ज़रूर हमने टच किया, लेकिन वो मुख्तसर टाइम के लिए था। हावेवर जैसे ही बारिश रुकी उसके फ़ौरन बाद रेस्टोरेशन के अमल का आगाज़ किया गया, और जैसे जैसे फील्ड टीम्स ने क्लियरेंस दी, हमने विद इन नो टाइम्स तमाम फीडर्स को अप किया। शाम 5 बजे से पहले तक हम लोग ऑलमोस्ट तकरीबन 1800 से के करीब फीडर जो है उनको हम अपने लाइव कर चुके थे। इसके बाद मुकामी सतह की फॉल्ट्स जो होते हैं, जो कि इलाकाई सतह के फॉल्ट्स होते हैं, उसके हवाले से हमारी टीम्स एक्टिव हुई और उन्होंने तमाम इलाकों के अंदर कोशिश की कि मुकामी सतह के फॉल्ट्स को फ़ौरन से पेश फिक्स किया जाए। इस सिलसिले में आपको
आपको बताता चलूँ कि इस वक्त ज़्यादातर कराची के एरियाज़ जो हैं वो रिस्टोर हो चुके हैं और उन एरियाज़ के अंदर बिजली की फ्राहमी जो है मामूल के मुताबिक जारी है और इस वक्त किसी जगह पर भी कोई मेजर किसी किस्म का कोई फॉल्ट रिपोर्ट नहीं हो रहा। राना साहब बिल्कुल गुड टू हेयर कि काफ़ी चीज़ें जो है वो रिस्टोर हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, लेकिन आज कल पूरा दिन बारिश हुई भी नहीं, बल्कि कल से ही शाम तक बारिश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा राना साहब, अभी मॉनसून की बड़ी बारिशें आने वाली हैं, तो अभी तो ये बिल्कुल एक टीजर ट्रेलर ही आप इसको समझ लें जो हुआ था। तो पिछले साल जो कुछ हुआ, इसे देखते हुए कि इलेक्ट्रिक ने अपने सिस्टम्स में कुछ तब्दीलियां डेफिनेटली आप लोग लाए होंगे ताकि पिछले साल वाला हाल ना हो, तो उनसे अगर आप हमें आगाह कर दें कि क्या बेहतरी लाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और मेरी इस सिलसिले में मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि लास्ट ईयर जब बारिशें हुई थी तो बारिशों के बाद जो है कि इलेक्ट्रिक ने एक 1.5 बिलियन से ज़ायद लागत का एक इन्वेस्टमेंट का प्लान जो है उसको बनाया था, जिसके तहत कराची के जो ख़ास तौर पे वो इलाके जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, उन इलाकों में जहाँ बारिश के बाद पानी खड़ा रहता है, उन इलाकों में सब स्टेशंस को 4 से 6 फीट तक एलिवेट किया गया है, सतह ज़मीन से बुलंद किया गया है। इसके अलावा वो इलाके ख़ास तौर पर जहाँ पे कुंडों की बहुतात होती है, उन इलाकों में बतदरीज एरियल बंडल जो महफूज केबल है उसकी तनसीब का अमल भी जारी रहा है इस पूरे पीरियड के अंदर। पुराने आलात को भी तब्दील किया गया है। ऑल इन ऑल में अगर आपको बात करूं तो देखिए, शहर की जो मजमूई सूरत हाल के अंदर कुंडे आज भी हमारे लिए चैलेंज हैं। जब तक बिजली की चोरी के हवाले से कुंडों की तनसीब जो है उसके लिए गैर महफूज जो वायर्स हैं उनका कुंडों का इस्तेमाल जो है वो इंसानी जानों के लिए ख़तरा होता है। हमें हिफाजती नुक्ता निगाह से ऐसे इलाकों में जहाँ पे कुंडों की बहुतात होती है और वहाँ पे पानी भी अगर खड़ा हो तो ये दोहरा चैलेंज बनता है और ऐसे इलाकों में हम बिजली बंद कर सकते हैं। ताहम जो हमारे मुकामी जो इदारे हैं और जो हमारे इलाका मकीन है, उनके ताउन से हम कोशिश करते हैं कि ऐसे इलाकों में जल्द से जल्द टीम्स को भेजकर जैसे ही पानी की निकासी हो उसको फ़ौरन से पेशर वहाँ पर हम बिजली को बहाल करें। पिछली दफ़ा इमरान साहब ने देखा हादसा भी हुए थे, कुछ कीमती जानें भी ज़ाया हुई थी, तो इस हवाले से कोई काम किया आप लोगों ने कि अगर बिजली चले जाती भी है तो वो तारें टूटने के वाक़यात ये सब कुछ ना हो और वो जो करंट फैलने के वाक़यात, इस बारे में कुछ किया जा सके? हमारी गुजारिश के इलेक्ट्रिक की तरफ से यही है कि बारिश के मौसम में जो शहरी हैं वो ख़ास तौर पर बरकी आलात के इस्तेमाल में खुसूसी एहतियात का मुज़ाहिरा करें। जो गैर कानूनी ज़राए से बिजली का हसूल यानी जैसे कुंडा वगैरह जो है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, ये जानलेवा हो सकते हैं, हादसात का बाइस बनते हैं। शहरियों से ये भी गुजारिश है कि वो टूटे हुए तारों, टीवी और इंटरनेट केबल्स, बिजली के खंभों और PMT से भी दूर रहें और ख़ास तौर पर जब बारिश हो और बारिश के दौरान खड़े पानी के अंदर जो पानी की मोटर जैसे आलात हैं उनका ज़रूर ख्याल रखिए कि उसको इस्तेमाल जो है वो हादसात का बाइस बन सकता है। बच्चों का खास तौर पे ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है इस सारी सिचुएशन में कि वो किसी ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और उससे उनको दूर रखिए। इस वक्त चूँकि ईद भी आने वाली है तो अक्सर देखा ये जाता है कि जानवर जो है उनको हम बिजली के खंभों और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब या उनके साथ बांध देते हैं। ये हादसात का बाइस बनता है और ये हादसात पूरे पाकिस्तान में हमने नोट किए हैं कि होते हैं। गुजारिश यही है कि कस्टमर से कि अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। हमारे तमाम रेजिडेंट से गुजारिश है कि इस दौरान जो है हिफाजती इक़दाम को इंश्योर करें और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर से महफूज फासला इख्तियार करें। थैंक यू जी। इमरान राना साहब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक हमारे साथ मौजूद थे। ये जो लास्ट हमने एक शॉट दिखाया था ना जिसमें बच्चे वो बारिश के पानी में खेल रहे थे, ये इससे ज़्यादा डेंजरस चीज़ और नहीं हो सकती। सीमिंगली इट इज़ सो इनोसेंट। जब बारिश होगी तो बच्चे तो बाहर निकलेंगे, लेकिन जब ये गलियों में निकलते हैं ना, वो खंबे, तारें, इशारे सारी लटक रही हैं, नीचे वो गटर मैनहोल्स खुले होते हैं, मतलब एक ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को एक मजीद रेसिपी फॉर डिजास्टर हो जाता है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि जी ये तारें क्यों लटक रही हैं और खंबे, अपने बच्चे संभालें आप लोग, बाकी चीजें भी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह और हो भी रही हैं। बिजली के खंभों से ना बांधें। और कल मैं ही आप बेदहानी में करना भूल जाते हैं, कल मैंने भी घर जाके घंटी बजा दी और करंट पड़ गया। ऑल्दो वो घंटी से करंट इतना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप चंद लम्हों के लिए हिल जाते हैं। तो आपको इन केस नहीं याद रहा तो हम आपको बता दें कि ये मॉनसून सीजन अब आ गया है। बारिश के दौरान अपने घरों की घंटी बजाने से भी गुरेज करें। वैसे बाकी दुनिया में भी जब बारिश होती है तो घंटी बजाने पता नहीं हमारे यहाँ क्यों करंट आ जाता है, हमारे यहाँ तो आ ही जाता है। सोचने वाली बात है ना। वैसे ये भी पूछ ही लेते हैं, ब्रेक ले रहे हैं।
वेलकम बैक। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे आज बर्मिंघम में खेला जाएगा एंड आई हैव नो आइडिया हु इज एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज आई एम नॉट। अच्छा जी, पेनफुल है थोड़ा सा सिचुएशन। मेजबान टीम इंग्लैंड को आपको बता दें कि 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल हो चुकी है। अब बस इसीलिए तो कह रही हूँ मैं अब वो तो हो गया ना जो होना था। हम वैसे क्या करेंगे अगर तीसरा भी नहीं जीत पाते तो बहुत ज्यादा क्या ही हो जाएगा। And I was just thinking, आपको पता है कि इंग्लैंड में इस वक्त कितने बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए हैं, इस मैच को कोई देख रहा है? हाँ, पहले 2 मैचेस में इंग्लैंड की ना तजर्बाकार खिलाड़ियों के खिलाफ पाकिस्तान टीम की बैटिंग न चली और बॉलिंग भी नहीं चली। दोनों मैच पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त के बाद इंग्लिश टीम ने वाइट वॉश पर अब नजर जमा ली है। वैसे क्या हम समझा जाए, जो वैसे इंग्लिश फैन की तरफ से जो रवैया आया, मैं कहता हूँ कि ये हार जाएं, ये हारना चाहिए उन्हें। ऑल्दो वैसे क्रिकेट को वहाँ पे जेंटलमैन इंग्लैंड को 100% हारना चाहिए। वैसे ऑल्दो क्रिकेट को वहाँ जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है और यहाँ पे जो देखने वाला क्राउड होता है वो उससे ज़रा मुख्तलिफ होता है जो फुटबॉल में था। कुछ जेंटलमैन वहाँ मुझे नज़र नहीं आया आफ्टर फुटबॉल के सारे जो रिएक्शंस थे इनके हारने के। अच्छा जी, लेकिन बता दें आपको कि कप्तान बाबर आजम ने दूसरे वनडे में शिकस्त की वजह पार्टनरशिप ना लगने को ठहराया था। वैसे आज अगर जीत जाए ना तो अब मोरल तो हाई हो जाएगा, इफ नथिंग एल्स सीरीज तो हार ही गए हैं। अच्छा जी, सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, थैंक यू सो मच। सिकंदर, पाकिस्तान सीरीज हार चुका है, इंग्लैंड की एक बी टीम से हारा है, इसलिए दुख हमें ज़्यादा है और आपको तो ज़ाहिर है और ज़्यादा होगा। लेकिन बहरहाल अब तीसरा वनडे बाकी है, इसे जीतना तो हम चाहते हैं, तो कोई तब्दीली आप सजेस्ट करेंगे करनी चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद अस दिस टाइम? मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती कि हम एक बी टीम से हार गए। हमारी ए टीम थी, उन्होंने दाएं बाएं से, मगरिब से, मशरिक से, इधर से लड़के पकड़ के लाए। 1 घंटे के अंदर वो जमा हुए होटल के अंदर और अगले दिन हमें हरा दिया। और एक नहीं 2 मैच हरा दिया और बुरी तरह हरा दिया। तो ये शर्मिंदगी तो है और इसको अब कैसे सही हो सकता है? यही हो सकता है कि आखिरी मैच जीत जाए तो शायद कुछ आंसू हमारे खुश्क हो जाएं। मेरे ख्याल से तो कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि सारे लड़के अंडर प्रेशर होंगे। अगर आपने अब नए लड़के को डाला वो और अंडर प्रेशर आ जाएगा और जब वो फेल हुआ तो आप हमेशा के लिए उसको कह देंगे कि जी खत्म हो गया, इसमें पोटेंशियल नहीं है और वही पुराने लड़के जो उनके दोस्त हैं वो खेलते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से यही टीम को खेलना चाहिए और अगली जो सीरीज हो रही है वेस्ट इंडीज, उसमें आप पहले सबको बता दें सरफराज को इस सीरीज में खेलना चाहिए था। उसके सबसे ज्यादा रन हैं इस वक्त, जितने लड़के वहां मौजूद हैं उनमें सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के खिलाफ सरफराज ने किए हैं। उसको होना चाहिए था, अब नहीं है तो कम से कम उसको वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिलाएं ताकि आपकी बैटिंग कुछ बेहतर हो सके। अभी कोई हम आपके सेंटिमेंट्स बिल्कुल समझ सकते हैं और हमारे भी कुछ यही तासुरात हैं, लेकिन लिटरली अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा डाइसेक्ट करें तो पाकिस्तान हमेशा से एक अच्छी बॉलिंग रखने के शोहरत रखता है। वो बॉलिंग हमारी बड़ी अच्छी होती है, वी आर नोन इन द वर्ल्ड फॉर दैट। तो इस बार भी फास्ट बॉलर से बड़ी तवक्कुआत थी लेकिन काम बनता नजर नहीं आया। एंड वी आर जस्ट वंडरिंग कि इस चीज़ में हम किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम वट एवर यू वांट टू कॉल इट, उस किस पे डालें? बॉलिंग एंड पर मसला क्या था? फॉर्म का इशू है, सिलेक्शन का इशू है, हुआ क्या है? ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से सबसे बेस्ट रही है। अभी अजीब सा लग रहा है कि वकार यूनुस वहाँ बाहर बैठे हैं और जिस तरह के हारिस रऊफ ने और फहीम अशरफ ने गेंदें की हैं, मैं तो हैरान हूँ कि इस पिच के ऊपर बाउंसरें कर रहे थे, वो बाहर बैठे। क्या उन्होंने नहीं बताया होगा कि इंग्लैंड के अंदर बाउंसर्स नहीं होते? भाई एक टीम आपकी, आप देख रहे हो कि वहाँ सीम होता है, स्विंग होता है। सिवाय हसन अली के जो कि आउटस्टैंडिंग गेंदें कर रहे हैं जब से साउथ अफ्रीका से उनका वापसी हुई है, और जो है शाहीन जो है वो एक आधा आउट करते हैं, उनके पूरे ओवर भी नहीं कराए जाते। आई डोंट नो, ही इज सपोज्ड टू बी अ स्ट्राइकिंग बॉलर। हमारी बॉलिंग इस वक्त इंतहाई की कमजोर नजर आ रही है। ऑप्शंस हमारे पास यही रह गए हैं, हसनैन वगैरह, और जो लड़का एक धानी है, एक हसनैन है। अब हो सकता है कि वेस्ट इंडीज में उनको ट्राई करें, अदरवाइज हमारे पास जो असल मसला है कि हमारे पास कोई भी इस वक्त वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है। अच्छा ये बताइएगा सिकंदर कि अब एक साथ फिर वही बहस दोबारा चढ़ गई है जो पहले भी हो चुकी है कि बाबर आजम पर कप्तानी का बोझ डालना उनको बैटिंग ना करने की एक वजह हो सकता है। आप समझते हैं कप्तानी के लिए इस वक्त बाबर के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है या चॉइसेस नहीं हैं, और प्रॉबली दिस कैन बी अ रीज़न कि वो बैटिंग और कप्तानी दोनों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि जी बाबर आजम फेल हो गए तो पूरी टीम फेल हो गई। देखिए, टीम का मतलब होता है सारे लड़कों का, टीम। इट्स नॉट अ इंडिविजुअल गेम कि स्क्वॉश है या टेनिस है कि एक लड़का खेलेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, ये इट्स अ टीम वर्क। हमने पहले ही कहा था और बार बार कहता हूं, हर प्रोग्राम में कहता हूं कि जी बाबर को PSL में कप्तानी करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेक श्योर
कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी करे ताकि उसको तजुर्बा हो, उसको एक्सपीरियंस हो, प्रेशर सहने का उसका हौसला बढ़े कि जब वो मैच फंसेंगे, जब वो प्रेशर उस पर आएगा, उसने मैच जिताने हैं। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होती हैं, और प्रैक्टिस कहां से होती है? डोमेस्टिक क्रिकेट से। तो ये पहला दुनिया का वाहिद केस होगा, मैंने हर एक को चैलेंज किया हुआ है कि कोई मुझे कोई हिस्ट्री से निकाल के दिखा दे कि जो मुल्क का कप्तान हो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तान नहीं है, तो मैं ये बात करना छोड़ दूंगा। कोई एक चीज बता दे। तो मेरे ख्याल से कोई बोझ की बात नहीं है। प्लेयर आउट होते हैं, उनकी जो वीकनेस है सबको नजर आ गई, आउटसाइड ऑफ स्टंप लोग उस पर अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर, और जो गेंद पड़ के आपने देखा पिछले मैच में तो पड़ के अंदर भी आया था तो वो आउट हो गए। तो कप्तानी का भी बोझ है उनके ऊपर, और कप्तानी उनकी इतनी मजेदार नहीं है। माजरत के साथ उनको बहुत कुछ सीखना है कप्तानी में। तो मैं जो आपसे पहले कहा, उनको कप्तानी करवाएं, उनको सिखाएं। ये नहीं होता मिसबाह की तरह के पहले दिन ही जो कोचिंग शुरू की है उन्होंने तो पाकिस्तान टीम के लिए जी ब्रावो। इससे अच्छी कोई मिसाल शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी अक्लमंदी की, जो कि हमने किया है, और मिसबाहुल हक को। थैंक यू सिकंदर बख्त फॉर स्पीकिंग टू अस। और क्या कह सकते हैं हम, बस दुआई कर सकते हैं कि आज का मैच जीत जाए। वैसे आज का मैच जीत जाए ना तो एक मोरल बूस्टिंग हो जाएगी, वरना बिल्कुल ही लगेगा कि अब हम कुछ नहीं जीतने वाले। चले जनाब, हम इस बारे में बात अब तभी करेंगे जब ये मैच हो जाएगा। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और हम आपको बताएं कि दुनिया का मकबूल तरीन खेल फुटबॉल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें भी नस्ली तासुब से महफूज ना हो सका कोई भी। एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज़ कि यूरो फुटबॉल फाइनल में इंग्लैंड की हार पर बरतानिया में नस्ली तासुब का वही मसला सर उठा रहा है जो कई दिहाइयों से कहीं ढका छुपा मौजूद था। और एक्चुअली कुछ स्पर्ट्स में हमने देखा भी है कि यूरोप में भी यही प्रॉब्लम होती है, ख़ासतौर में इंग्लैंड में। यूरोप कप के फाइनल में इटली और इंग्लैंड का मैच एक गोल से बराबर रहने के बाद फैसला पेनल्टी किक्स की बुनियाद पर हुआ, ये आपको याद होगा। और पेनल्टी किक्स पर गोल ना कर पाने वाले, सुन तो लो, इंग्लैंड टीम के सयाफाम खिलाड़ियों को नस्ली तासुब का निशाना बनाया। एक्चुअली 3 पेनल्टीज जो हैं मिस हुई थी इंग्लैंड की तरफ से, और वो तीनों उन खिलाड़ियों की तरफ से मिस हुई थी जो सयाफाम हैं, एज इन वो अफ्रीकन डिसेंट के इंग्लिश खिलाड़ी हैं। और उसके बाद फिर तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पर अगर आप देखें, मतलब उनके खिलाफ तौहीन आमेज पैगामात पोस्ट हुए, मीम्स बनी, मतलब लिटरली लोगों ने उनको इतनी लानतान की कि बस निकल ही जाओ यहाँ से। और ये 3 सयाफाम खिलाड़ी, आपको पता है कि ठीक है इनसे फाइनल में पेनल्टी 3 मिस हुई, लेकिन बड़ा अहम किरदार अदा करते हुए ये इंग्लिश टीम को फाइनल तक लेके आए थे। और अब इन खिलाड़ियों की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं कि वी विल नॉट बी सॉरी ऑन व्हाट वी आर। अच्छा, बल्कि उनकी रॉयल फैमिली ने भी बड़ी मजम्मत की इस बात की कि बस कर दो। आपको पता ना, रॉयल फैमिली वहाँ खुद भी बैठी हुई थी। बट एनीवे, इसी पे जी हमने बात भी करनी है। और थोड़ी देर पहले इनफैक्ट हमने बात की थी हमारे लंदन से ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह, और उनसे हमने सबसे पहले ये पूछा क्या था, सबसे पहले हमने यही पूछा था कि यूरो फाइनल में हारने के बाद सोशल मीडिया पे जो हुआ है उसके हवाले से ऑब्वियसली फैंस जो कि उनको इतना सर पे उठा के रखते हैं अदरवाइज अपने प्लेयर्स को, लेकिन कोई एक गोल मिस हो और वो भी किसी सयाफाम बंदे से, तो क्यों इतना बुरा रिएक्शन फैंस की तरफ से आया। और एक्चुअली मुर्तज़ा से पूछा कि सोशल मीडिया तक ही था मामला या फिर एक्चुअली भी वहां हो रहा था कि नहीं, तो ये उन्होंने जवाब दिया। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बड़ी मुख्तलिफ फुटेजेस में वो जो सिक्योरिटी बैरिकेड्स हैं उनको उठाकर फेंक रहे हैं, अब जो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। ये वाला इसमें जो रेसिज्म का एलिमेंट कम है, बहुत सारा फुटेज वो सामने नहीं आया। और ये वो वाला है जो मैच ख़त्म होने के बाद जो इंग्लिश जो फुटबॉल जो फैंस हैं उनके और जो इटालियन फुटबॉल के जो फैंस हैं उनके दरमियान जो लड़ाई हुई वो बहुत ज़्यादा हुई। और उसमें जो रेसिज्म सबसे ज़्यादा उस वक्त सामने आया जब इंग्लैंड ने ये मैच हारा, और जो तीनों जो स्पॉट किक जिन्होंने लेने थे, तीनों ब्लैक प्लेयर्स थे, वो तीनों जो गोल नहीं कर सके वो तीनों ब्लैक प्लेयर्स थे। और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जिस किस्म की जो नफरत का इजहार किया गया वो बहुत बड़ा शॉकिंग है। और ये कि इसमें जो बरतानिया में जो रेसिज्म के हवाले से मुख्तलिफ मूवमेंट्स चल रही है, ब्लैक लाइव्स मैटर चल रही है, किक आउट रेसिज्म है, और ख़ास तौर पर फुटबॉल के हवाले से रेसिज्म की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। और इस मैच के दौरान जो मैच फाइनल हारने के बाद जिस तरह का यहाँ पर रिएक्शन सामने आया है वो ये ज़ाहिर करता है कि जो एक ख्याल ये था कि शायद रेसिज्म ख़त्म हो गया, ऐसी बात नहीं है, बल्कि रेसिज्म अब पहले से ज़्यादा मौजूद है। इसलिए कि अब जो मीडियम्स और प्लेटफॉर्म्स अब
उस हवाले से ज़्यादा मौजूद हैं, जहाँ पर लोग अपने रेसिस्ट व्यूज़ का और नफरत का इज़हार ज़्यादा अंदाज में कर रहे हैं। ये तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बात है कि पहले से भी ज़्यादा मौजूद है ये रेसिज्म। और एक्चुअली ये जिस तरह के कुछ मनाज़र हमने दिखाए और मुर्तज़ा बता भी रहे थे, तो ये बड़े ऑब्वियस सीन्स नज़र आ रहे थे। और आपको पता ना कि वहाँ फुटबॉल फैंस हुलिगन्स के नाम से, मतलब बहुत से ऐसे गैंग्स हैं जो जाने जाते हैं, जो कि ऐसे लोगों को मारपीट करना। जाहिर है कि एक सोसाइटी की अक्कास भी हो जाती है ना ये सारी चीज़, और एक वाक़या हो जाए तो उसके बाद सब लोगों को सोचना पड़ता है कि जो बाकी लोग हैं जिनका ताल्लुक डिफरेंट कम्युनिटीज़ से है, क्या वो अपने आप को महफूज समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो मुर्तज़ा से हमने ये भी पूछा कि बरतानिया एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, इसमें कोई शक नहीं है, और यहाँ पे नस्ली तासुब का मामला भी नया नहीं है, लेकिन जो बाकी सोसाइटीज़ हैं उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या सोच रहे हैं। बहुत से साउथ एशियंस हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेश, और भी कितने लोग हैं। तो हो ही जाता होगा। इट्स अ वेरी मल्टी एथनिक सोसाइटी। तो मुर्तज़ा ने हमें क्या बताया? फुटबॉल के हवाले से जो रेसिज्म है उसमें इस्लामोफोबिया कम है, उसमें जो टारगेट किया जाता है ब्लैक लोगों को, और ये जो टारगेट करने वाले हैं वो सारे, इसको एक ग्रुप है यहाँ पे, उसका नाम है फुटबॉल लैड्स अलायंस, जिसमें पहले इंग्लिश डिफेंस लीग जिसे कहते थे। ये एक पूरा मॉब ग्रुप है जिसने यहाँ पर जो रेसिज्म को, और ब्रिटिश नेशनल पार्टी जैसे ग्रुप्स, नेशनल फ्रंट जैसे ग्रुप्स, जिन्होंने फुटबॉल के इर्द गिर्द अपनी नेशनल आइडेंटिटी बनाई है और बनाने की कोशिश की है, और इस तरह उन्होंने जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासतौर पर जो ब्लैक प्लेयर्स हैं, उनको निशाना बनाते हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ जो एक्शंस लिए गए, उसके बाद ये मसला बज़ाहिर काबू में नज़र आ रहा था। लेकिन जब से जो सोशल मीडिया की जो ग्रोथ हुई है, और ख़ासतौर पर जो ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और जो ये तो हमने रेसिज्म की बात की है। थैंक यू सो मच। ये मुर्तज़ा हमें बता रहे थे, लेकिन साथ साथ ये भी बता दें कि डोमेस्टिक वायलेंस के भी फिगर्स जो है ना, देखो बढ़ जाते हैं। ब्रेक के बाद अगले घंटे में मिलेंगे। ज़रा मॉनसून की बात कर लें, क्योंकि अभी तो कराची में हमें इंतज़ार तो बहुत था बारिशों का, लेकिन पिछले साल वाला एपिसोड रीप्ले ना हो, एक्शन रिप्ले ना हो, लेकिन जो ट्रेलर मिल गया ना हमें कल, उससे हमें थोड़ा सा डर लगना स्टार्ट हो गया कि अभी तो मतलब घंटे 2 घंटे की बारिश हुई, और उसके बाद भी निज़ाम हमने देखा कि बड़ा मतलब प्रिकेरियस सिचुएशन पे। तो हमने सोचा इसी पे बात कर लेंगे, और अभी हमें ज्वाइन किया है वज़ीर बल्दियात और इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब ने। नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे टाइम निकाला, क्योंकि कराची में मॉनसून बारिश का पहला, और जिसको हम कहेंगे ना हल्का फुल्का सा एक स्पेल हुआ, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन पानी भी जमा हुआ, सड़कें भी जैम हुई, बिजली भी गायब हुई, और फिर सब कुछ रूटीन पे आ गया। लेकिन दिस वाज अ वेरी स्मॉल स्पेल। अगर इसी में ये हो गया तो फिर पिछले साल वाले हालात होंगे, तो हम क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। इस दफ़ा हमने तैयारियां तो मुकम्मल की हैं। 20 मई से ही हमने जितने भी यहाँ के ड्रेन्स हैं, नाले हैं, उनकी सफाई शुरू कर दी है, और जो 44 बड़े नाले हैं KMC के, जिसमें से 3 नाले तो PDMA वफाक गवर्नमेंट की उससे हो रहे हैं साहब, बाकी 41 बड़े नाले वो भी हम कर रहे हैं, और फिर DMCs के कोई 500 के करीब ड्रेन्स हैं छोटे बड़े, वो भी शुरू हैं, और इस वक्त तक भी कोई 72 लाख टन के करीब स्लज जो है वो लैंडफिल साइट पर पहुंच चुका है। तो जितने चॉकिंग पॉइंट थे, और मोस्टली ये सारी चीज़ें जो लास्ट ईयर नहीं थी क्लियर, वो इस वक्त हैं, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो इनसे मुंसलिक हैं वो सब काम अपना कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारे बस में है, सिंध गवर्नमेंट या हमारे जो इदारे हैं, KMC है, DMC है, वाटर बोर्ड है, KDA, या सब अपना काम कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लास्ट ईयर की तरह कोई इस तरह का सिलसिला नहीं होगा, और इस वक्त तैयारी हमारी पूरी है। मैं तैयारी आपकी पूरी है। कराची हाइट्स को ये प्राइज करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि वो हालात नहीं होंगे। You're confident शाह साहब कि आपकी तैयारी है। कल वैसे बारिश तो हुई, लेकिन सूरत हाल कंट्रोल में ही रही, और हम होप करते हैं, तवक्को करते हैं कि आगे भी बेहतरी हो निज़ाम। लेकिन एक मसला जो आता है सामने, वो होता है कि नाले साफ़ हो जाते हैं तो नालों के अतराफ कचरे के अंबार लगे होते हैं, फिर बारिश होती है, वो कचरा वापस नालों में बह जाता है, और ये जो कचरा पड़ा होता है नालों के साथ सफाई के बाद, ये कई दिन कई हफ्ते पड़ा रहता है, और इसका कोई मुस्तकिल हल भी है कि
किस तरह से हमारा सफाई का निज़ाम बेहतर हो कि सारा कचरा अल्टीमेटली नालों में डंप तो नहीं होना चाहिए? ये कोई तरीका तो नहीं है वैसे? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो अभी जिस तरह से ये साफ हो रहे हैं नाले, ये एक तो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीका है, मुख्तलिफ इदारे इसमें हैं, फिर इसकी मॉनिटरिंग भी होती है, एवल्यूशन होती है नेस्पात की तरफ से, थर्ड पार्टी, उसके बाद इनको पेमेंट की जाती है। और ये कचरा सिर्फ निकाल के और वहाँ पे रखने का इशू नहीं है कि वहाँ पे रख देंगे, जब तक लैंडफिल साइट तक नहीं पहुँचेगा उनको पेमेंट नहीं होती। तो जो कुछ घंटों का कचरा या कोई एक दिन का कह लें या एक पहर का कचरा में भी साइडों पे हो, जो नाले जहाँ पे सफाई हो रही है, अदरवाइज तो वो सब वहाँ से उठा लिया जाता है। और बल्कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ उनको वो यूज करनी है व्हीकल कह लें या जो उठाने वाला, कि जिसमें वो ही स्लज उठा के ले जाए, जिसमें ये ना हो कि वो पहले वहाँ पे रखते हैं जी कि वो ड्राई हो और उसके बाद उठाया जाए। तो ऐसा इस दफा नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि जो साइडों पे कचरा पड़ा होता है वो फिर दोबारा उसमें चला जाता है। तो इसको प्रॉपर तरीकेकार से इस दफा किया जा रहा है। और शायद नालों में कचरा जाए भी ना, इसके लिए सफाई का जाहिर एक मौसर इंतजाम होगा तो नालों में कचरा नहीं जाएगा ना, तो वो उसके लिए क्या है, हम कब तक इंतजार करें? जी, वो भी आपके तवज्जुह से सबसे ये शेयर करना चाहते हैं कि पहले जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो काम हो रहा था वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा था। फिर होता यही था कि अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट में है तो फिर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से नहीं उठाया जाता था और फिर ये शिकायत आती थी। लेकिन अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं कराची के, वहाँ सब 2 रहते थे, वहाँ भी एग्रीमेंट हो गया है। जो नई एक चाइनीज कंपनी है, एक स्पेनिश है और उनका कोलैबोरेशन है किसी के साथ, तो वो बेहतर तरीके से अब काम शुरू हुआ है और होगा, क्योंकि 2 में अभी काम होगा। वैसे तो उसी तरीके कार से किया जा रहा था। तो अब जब तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में होगा तो ये नहीं होगा कि एक इलाके से उठाएं और दूसरे पे जाकर रख दें, तो ये शिकायत आती शाह साहब, ये आपकी बात बिल्कुल सही जा रही थी, लेकिन आपने कहा कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी होगा, तो बारिशें तो हमारे सर पे आ गई हैं। नहीं, मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ कि 2 डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है, लेकिन काम अभी शुरू होगा। लेकिन वैसे जो काम हो रहा है उसमें हमने उनको शामिल किया हुआ है। ये मैं मतलब ये जो सारे जनरली आपको बता रहा हूँ। जी, लेकिन आइंदा के लिए कचरे से बिल्कुल जान छुड़ाने। शाह साहब, एक सवाल ना मेरे अब्बा मुझसे बहुत पूछते हैं और वो कहते हैं कि जी नहर ख़याम का ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि समंदर आलूदा हो रहा है, बड़ा स्पॉट बन सकता है, बड़ी बातें थी, बड़े दावे थे। हमारे पास शाहिद अब्दुल्ला साहब भी आए थे। उसको अब नहर तो ना कहें, क्योंकि जो उसकी हालत है वो कहीं से नहर तो लगती नहीं है, तो उसको नहर तो नहीं है। उसके सिलसिले में क्या किया अब तक आप लोगों ने? आपने नहर ख़याम फिर शाहिद अब्दुल्ला साहब का जिक्र किया, तो हमने गवर्नमेंट साइड से मुकम्मल तौर पर कानून साजी की गई और MOU साइन किया और इनके हवाले कर दिया गया था और मुकम्मल तौर पर इन्होंने बनाना था। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि नहर ख़याम बहुत एक अच्छी जगह पे भी है, फिर जिस तरह आप बता रहे हैं समुंदर में उसका जाता है, तो वहाँ पे ये सारी ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए, उसके अतराफ को भी खूबसूरत होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, एटमॉस्फेयर भी बेहतर हो। तो हमने ये MOU करके उनके हवाले कर दिया था। उन्होंने काम शुरू करना था। फिर 1-2 हिचेस कोई हैं जिनको दूर कर रहे हैं और अनकरीब उस पर काम शुरू हो जाएगा। और शाहिद अब्दुल्ला साहब और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छे लोग हैं, डेडिकेटेड हैं, और वो अभी इस पर जरूर काम शुरू होगा जल्दी। चलें शाह साहब, आप इस सिलसिले में ज़रा वो हिचेस भी दूर करें और फिर हम चाहेंगे कि ये इसी टेन्योर में नहर क़याम की एक बेहतर सूरत हाल हम देख सकें। और आपकी बात से हमें शाह साहब, आपकी बात से हमें ये भी लग रहा है कि हमें बिल्कुल नहीं फिक्रमंद होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ट्रेलर आया है बारिशों का। अभी महकमा मौसमियात का कहना है कि अभी प्रॉपर स्पेल आना है, तो वी आर गुड। आपके कहने का मतलब है कि हमने चीज़ें कंट्रोल में रखी हुई हैं। अच्छा, क्विकली वैसे हुकूमत, इदारों और इंसानी बस के लिहाज से है, वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझसे वहाब साहब वैसे काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं, आपके कोई खबर है आपके पास? वो इज ही द फाइनल कैंडिडेट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर कराची? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये एक ऑप्शन ज़ेर गौर काफ़ी अरसे से था और है भी, लेकिन कोई ऐसा हतमी फैसला नहीं हुआ। मुर्जा वहाब
आज कल आप जब नजर आ रहे हैं तो सब उनको बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये तो जब भी इस तरह की चीज होती है, आपने देखा होगा कि सीएम साहब रोड पे होते हैं, मैं रोड पे होता हूँ, मुर्जा साहब रोड पे होते हैं, कभी हमारे दीगर जो मिनिस्टर है, कैबिनेट के मेंबर हैं, वो रोड पे होते हैं, सईद गनी साहब होते हैं, वकार मेहदी होते हैं रोड पे। तो ये एक रूटीन का वो है। सीएम साहब आज पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपको आज वो भी नजर आएंगे। कल हमने भी चक्कर लगाए हैं, मुर्जा वहाब साहब घूम रहे हैं तो सब समझ रहे हैं कि एज एडमिनिस्ट्रेटर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको दोबारा एक और बात बता दूं, एडमिनिस्ट्रेटर कोई इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है कि जिसके लिए मुर्जा वहाब साहब बहुत कोई इंक्लाइंड हो, बल्कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट बात करूंगा कि अगर वो तैयार हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होने के लिए तो इससे ज्यादा अच्छी कोई और बात नहीं है, और कराची आइट्स के लिए कोई इससे बड़ी खुशखबरी नहीं है कि वो अगर इस मनसब के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये कोई इतना वो कोई अट्रैक्टिव और वो नहीं है। ये तो एक बहुत हेक्टिक काम है, 24/7 का काम है। और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, ये बहुत सारे दोस्त हमारे इस पे अभी से अगर मीडिया पे आ गया, कोई फीलर छोड़ा गया या ऐसे लीक हुई है कोई बात या इस पर डिस्कशन शुरू हुआ है तो बड़ी मुखालफत आ रही है। महसूस ये हो रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर वैसे जो अफसर कोई लगे हुए हैं वो कोई उन्होंने लगवाए, बट वो भी सिंध गवर्नमेंट नहीं उनको वहाँ पे पोस्ट किया है। तो ये, लेकिन अगर मुर्जा वहाब साहब, सईद गनी साहब या कोई भी अच्छे जो हमारे पॉलिटिकली तौर पर काम कर रहे हैं, अगर वो होते हैं तो इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें बेहतरी है। वो अब देखें कल हर जगह पे दिन को भी मुर्जा वहाब साहब ने विजिट किया, रात गए तक वो विजिट कर रहे थे कि ये इस तरह के इश्यूज ना हो। जहाँ पे लास्ट ईयर हमने चोकिंग पॉइंट्स देखे जिनकी वजह से ये इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, वो तो एक अच्छी बात है ना, इसमें कोई जी शाह जी, वो तो जाहिर है अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम में जाना है, वापस तो करना तो चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो दीगर मुखालिफ सियासी जमातें थी उनका ये था कि अल्टीमेट हल तो जो तरीका है वो तो बल्दियाती इंतखाबात करा के ही फिर अवाम की नुमाइंदगी लाने का है ना। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हमारा पूरा प्लान है। हमारे चेयरमैन बिलावल साहब के अहकामात हैं, सीएम साहब और मैं क्योंकि मेरा लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर हूं तो हम वो काम कर रहे हैं और इन इदारों को मजीद इख्तियारात दे रहे हैं। जो हम पर इल्जाम लगाते हैं वो सिर्फ बातें करते हैं, वो 140A की बात करते हैं, वो 3rd टियर की बात करते हैं। उन्होंने पंजाब में क्या किया, 2 साल से इससे पहले इलेक्टेड लोगों को घर भेज दिया, आज तक वहां पे तो उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, वहां पे किसी को बल्दियाती इंतखाबात याद नहीं आते। लेकिन सिंध की बात हो यहाँ पे नॉट मेक वन राइट ना, तो आप भी चलें नहीं, लेकिन हमने तो कंप्लीट कराया ना टेन्योर पूरा। फिर वो कल कोई मुझे कह रहे थे कि जी वो तो इसलिए आपने कंप्लीट कराया कि वो आपका कानून बना हुआ था, उन्होंने तो इसलिए खत्म कर दिए कि उनका मियां साहब ने नून लीग का कानून था। लेकिन असल इशू देखें, हमने पीपल्स पार्टी ने 2009 में भी तो टेन्योर पूरा कराया था ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का। मैं भी नाजिम था, यहाँ मुस्तफा कमाल साहब भी थे और भी दीगर नाजमीन थे पूरे मुल्क में। तो वो तो मुशर्रफ साहब का कानून था, वो क्यों चलने दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? ठीक, वी गॉट योर पॉइंट शाह जी, वी गॉट योर पॉइंट। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटर वाली पोस्ट है ना, ये कैसी प्रॉब्लम आप कह रहे हैं इतना बड़ा उहदा नहीं है, लेकिन कराची के लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और कराची के मसाइल सर्टनली इस पोस्ट के साथ, इसके कराची के मसाइल का हल इसके साथ जुड़ा है। बहुत शुक्रिया शाह साहब फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, अब और फिर ये बारिशों के बाद तो हमारी बात स्टार्ट तो इस तरह हुई थी कि अब हम वो डिजास्टर नहीं देखना चाहते जो लास्ट ईयर हमने कराची में विटनेस किया, फिर बात से बात निकल गई। लेकिन उससे पहले उनका ये भी कहना था कि हम सारी सड़कों पे होते हैं, वी आर ऑल वाचिंग एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग इफ ऑल ऑफ यू आर ऑन द रोड्स फिर भी निज़ाम ठीक ना हो, जो कि हमने देखा है। अभी भी आई एम जस्ट यू नो, मैं अभी भी आई एम ऑन द फेंस हेयर कि ये निज़ाम अभी ठीक हो गया कि नहीं है, क्योंकि एक ट्रेलर ने जो हमें कल दिखा दिया है, मेरी इतनी कोई होप्स नहीं है कि जब ज़बरदस्त बारिश होगी तो क्या होगा। अच्छा, वैसे मुझे कुछ लगा था कि इतना बुरा हाल नहीं है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। इतना बुरा हाल नहीं था, लेकिन इतनी बुरी बारिश भी नहीं थी। चलें, उम्मीद हम अच्छी रखेंगे। थोड़ा सा ही एक स्पेल था, नॉट व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर। तो वो लास्ट ईयर वाला अगर स्पेल हो तो मुझे शक है कि अभी भी हालात इतने कोई खास ठीक हुए नहीं है। और इसमें बहुत से वो इलाके भी आते हैं जो सिंध हुकूमत के मातहत नहीं है, तो वहाँ का भी हाल कोई अच्छा नहीं है। अच्छा, अच्छी बातें करते हैं। हाँ, हम मिलते हैं आयशा शेख से। बिल्कुल, और आयशा हमारे साथ ही बैठी हैं। आयशा हैं जी यंगेस्ट विनर ऑफ डायना अवार्ड। सो आयशा, जल्दी से आप बताइए कि आप इतनी छोटी उम्र में आपको
कैसे ये सब कुछ करने का सोचा आपने और क्या क्या किया जिसकी बिना पे आपको चूज किया गया? आयशा इज 17 years old, the youngest recipient of the Diana Award. पहले हम थोड़ा सा इनको समझा तो दें। और आयशा सेल्फलेसली अपना टाइम भी दे रही है, अपना काम भी कर रही है टू अपलिफ्ट अदर यंग पीपल एज वेल। ये सबसे खूबसूरत बात है कि खुद अब जब आप यंग हो ना, आपको एहसास हो बाकी यंग लोगों का, तो वो सबसे कमेंडेबल बात होती है। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वाज रिकॉग्नाइज्ड। कह रहे हैं कि आयशा से भी बात करें। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अब बताएं आप अपनी कहानी। First of all, thank you so much for inviting me here. I am humbled. The idea and motivation basically मेरी father की तरफ से आई, because he is also a very selfless person. He also works for people without thinking of any sort of return. तो मोटिवेशन हमेशा वो मेरी रहे हैं और फिर उनका साथ रहा है हमेशा। द आइडिया फॉर द यूथ वॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विपमेंट दैम विथ स्किल्स थ्रू विच दे कैन अर्न, बिकॉज कोविड के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास डायरेक्शन नहीं थी, तो फिर हैशटैग्स ये चल रहे थे कि कैंसिल एग्जाम्स, नो ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक यही चल रहा है। अभी तक यही चल रहा है जी। तो जब आप एजुकेशन से दूर हो जाते हो ना, तो आपका माइंड रस्ट कर जाता है। सो व्हाट आई फेल्ट कि चलें, अगर वो एजुकेशन नहीं लेना चाहते तो लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, लेट्स डू एंड लर्न सम स्किल्स जिसमें वो इंजॉय भी कर सकें, वो इंटरटेन भी हों और वो उसके साथ अर्न भी कर सकें। बिकॉज आई हैव बीन अर्निंग फ्रॉम द मेरी एज ऑफ 11 थ्रू फ्रीलांसिंग। तो चूँकि मैं फ्रीलांसिंग आप लिखती हैं? जी, आई एम अ कंटेंट एंड क्रिएटिव राइटर। अच्छा, और इसके लिए आप अमेरिका भी गई हैं, आपको स्कॉलरशिप मिली, यू वेंट फॉर अ मंथ एंड यू लर्नड ओवर देयर एज वेल। लेकिन ये आपने जो सारी बातें की हैं, ये एहसास ज़बरदस्त है। मतलब इस उम्र में अपनी पढ़ाई और अपने आप के बारे में कुछ करने का एहसास होता है, बट टू एक्चुअली फील फॉर अदर पीपल। एंड आई गेस इसीलिए आपकी ये रिकग्निशन भी है। फादर आए बीच में, आपकी बड़ी इंस्पिरेशन है, लेकिन आप 17 साल की हैं, तो 11 साल की उम्र से मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ऐसे करती रहती हैं, कंट्रीब्यूशन हो ताकि सोसाइटी में? या मैंने अपनी पहली पोएम लिखी थी 11 साल की उम्र में। उसके बाद मेरे पास प्रोजेक्ट्स आए थे कि आप हमें पोएम्स लिखे थे, वी विल पे फॉर इट। तो वो फिर आपके कॉपीराइट्स चले जाते हैं, लेकिन स्टिल दिस इज़ व्हाट फ्रीलांसिंग इज़ कॉल्ड, राइट? सो इसी तरह से शुरू किया था थोड़ा थोड़ा करके, और फिर पता नहीं चला कि कब बहुत बड़ा हो गया। तो अब आपने क्या किया? आपने कोविड के दौरान क्या सोचा कि आपने अभी जिक्र कर रही थी कि आपने बच्चों को पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया, इसमें यंगस्टर्स भी शामिल थे, वो आइडिया तो आ गया, लेकिन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना भी एक काम था, तो उसके लिए क्या कुछ किया? ओके, आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत सिर्फ उन जगहों पे थी जहाँ पे एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जहाँ पे स्किल्स सीखना नॉर्मलाइज नहीं है। तो डिफरेंट कोलैबोरेशंस की थी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो कि बहुत अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में काम करती हैं। फिर वहाँ से डिफरेंट स्कूल से जहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन अच्छी नहीं होती, वहाँ से स्टूडेंट्स पिक किए थे, उनको स्किल्स सिखाए थे और उनको बताया था कि इन स्किल्स से ऑनलाइन अर्न कैसे किया जाता है। और ये स्किल्स क्या है वैसे? क्या क्या? क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन एक्सप्लोर मोर। उनको रीडिंग का बहुत आदी बनाया था कि आप रीड करें, बिकॉज इफ़ यू कैन नॉट ट्रेवल, फॉर श्योर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बोलते हैं मसाइल लोगों के, तो अगर आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो तो आप एक बुक पढ़ो। जब आप एक बुक पढ़ते हो तो आप ट्रेवल करते हो। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय लाइफ। दैट इज वेरी ट्रू एक्चुअली, एंड आई एम ग्लैड you are saying that ये डायना अवार्ड आपको जब मिला तो किस तरह मिला? मतलब they approached you, you apply for it, somebody else has to apply for it actually? We don't apply for it, someone nominates you. Okay. तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ से मैंने स्टूडेंट के साथ ज़्यादा काम किया होगा तो उन्होंने डेफिनेटली मुझे नॉमिनेट किया होगा। आई गॉट दिस अवार्ड, बट जो सेरेमनी हुई थी वो वर्चुअल हुई थी ड्यू टू कोविड। It's all right, but you still got this award. Congratulations! I'm sure आपके parents they must be really proud of you. लवली मीटिंग यू आयशा। और ये मुलाकात, छोटी सी मुलाकात हम ज़रूर करवाना चाहते थे आप लोगों से कि शी इज़ ओनली 17 years old और कब से ये ऑलरेडी काम कर रही है। ये जो एहसास है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको ये एहसास हो कि आई एम प्रिविलेज, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन आई शुड गिव बैक। इसमें पेरेंटिंग का बहुत अहम किरदार बहुत है। सब मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा अहम किरदार ही पेरेंटिंग का है। तो अपने बच्चों में बचपन से ये आप डालें
आप घोल के पिलाएं उन्हें कि जनाब दूसरों के लिए कुछ करना है। और ये ना नोट पिलाना खुद करेंगे, बच्चे देख रहे होते हैं, वो सब कुछ पिकअप कर रहे हैं, वॉट एवर यू डू गुड और बैड, वो बच्चा उसको ही इज टेकिंग इट्स लाइक अ स्पॉन्ज, तो वो उसमें सीपन हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और अच्छा करेंगे तो आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, बच्चा अच्छी चीजें ही उठाएगा। और उनको छोटी छोटी उनके ना पार्टिसिपेशन कराएं, अपने साथ उन्हें मिलाएं, कहीं जा रहे हैं उनके हाथ से कोई काम कराएं। सो अभी से उन्हें आदत डालें टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपसे ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक। और हम अभी बात कर रहे थे कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स की, कि जब बैल और बकरे भी गन पॉइंट पे छीने जाने लगे हों। और एक और वारदात जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो हमारे अपने जानने वालों के साथ हो रही है, गाड़ी का शीशा तोड़ा। लिटरली आप 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करके दुकान में जाते हैं और वापस आते हैं तो शीशा टूटा होता है, पूरा पैनल आपका चोरी हुआ हुआ होता है गाड़ी का। वो जो सामने सिस्टम, स्क्रीन, सारा एसी का ऊपर नीचे ग्रिलें श्रिलें लगी होती हैं, वो फाड़ के ले जाते हैं। आप इस पैनल की बात कर रहे हैं व्हिच आई डिडंट इवन गेट, ले बैटरियां नहीं छोड़ते। और हमारी बाय द वे अपने टीम मेंबर्स के साथ एक्चुअली 4 ऑफ देम उनकी भी बैटरीज इसी तरह चोरी। एंड साइड मिरर तो तोड़ना कोई बात ही नहीं है ना, वो तो पुराना है, प्रैक्टिस हो जाए। वो तो यू शुड ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कि जब आप वापस वो तो आपको स्पेयर में रखना चाहिए साइड मिरर लेके शुरू में। तो ये तो खैर हमने अपनी जान पहचान की बातें आपको बता दी हैं, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बिकॉज आपको पता है हर चीज़ अब तो रिकॉर्ड भी हो जाती है। तो क्या क्या नहीं हो रहा जी कराची में, आप कहीं भी हो, सड़क, दुकान, बैंक, यहाँ तक कि अपने घर में बैठे हो तो जराइम पेशा अफराद से शहरी खुद को महफूज तस्वुर नहीं समझते। और स्ट्रीट क्राइम्स तो एक ऑब्वियसली रोग की तरह ही कराची का मुकद्दर बन चुके हैं। और हम कभी कभार सुनते हैं कि बेहतरी आई है, बड़े कम हो गए हैं, बट एक्चुअली व्हेन यू गेट इनटू द रियलिटी, तो जो पकड़े जाते हैं आपको पता है वो थोड़ी देर के लिए ज़रा खामोशी ठान लेते हैं और फिर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, देन दिस आर बैक एट इट अगेन। तो कोई प्रॉपर मुकम्मल कंस्ट्रक्टिव काम नहीं होता। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट तलाश में हमारे साथ हैं तलहा। बीच में कुछ वक्त आता है कि हालात बेहतर हो जाते हैं, फिर हालात बेकाबू हो जाते हैं। तो ये हालात काबू में आते हैं और बेकाबू हो जाते हैं, ये कैसे होता है? कोई पुलिस के स्ट्रक्चर में अफसरान तब्दील होते हैं, नए आते हैं, सिस्टम समझते हैं, या बस बिला वजह ये कुछ दिन के लिए सुकून से बैठ जाते हैं और इसमें पुलिस के सिस्टम का कोई किरदार नहीं है, और फिर कोई ईद त्यौहार आता है तो फिर ये निकल आते हैं? अब्दुल्ला, ये मेरी खाम ख्याली है कि जराइम रुक जाते हैं। ऐसा नहीं होता। ये होता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी मसरूफियत की वजह से इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। कराची में स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा जुर्म है जो कि कभी रुका ही नहीं है ना। और पिछले अरसे में जब कराची में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ख़राब था तो किसी का ध्यान ही इस तरफ नहीं जाता था कराची ऑपरेशन से पहले, कि वो कहते थे यार एक नॉर्मल सी चीज़ है, स्ट्रीट क्राइम हो गया ठीक है, आगे बढ़ो, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। बट अभी जब वो बड़े दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी और बराए तावान ये जो वारदातें कम हुई तो लोगों का इस तरफ जाना ध्यान शुरू हुआ है। और ऑफिशियल भी अब इसको मान रहे हैं, सीएम सिंध भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी कहती है, रेंजर्स ऑफिशियल हों, पुलिस ऑफिशियल हों, इस चीज़ को मानते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आप स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल किस तरह करेंगे। इसके बहुत सारे रीजंस हैं ना, आपके सोशियो इकोनॉमिक रीजंस हैं, फिर आपका जो स्ट्रीट क्रिमिनल है उसका डायरेक्ट लिंकेज है जो कि मनशियात फरोशी है। यहाँ पे एक मोटरसाइकिल छीनने के लिए वो छीनी जाती है और उसको 2000 रुपये में बाहर जाके भेज दिया जाता है और उसमें उसे मनशियात की एक पुड़िया दे दी जाती है, तो इसके लिए मोटरसाइकिल छीन ली जाती है। यहाँ पे मनशियात फ़रोशों से पिस्तौल लेके एक उस्ताद को पिछले दिनों, जो कि उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर थे, जो उनको कत्ल किया गया स्ट्रीट क्राइम में, वो क्यों कत्ल किया गया? वो जो पिस्टल लिया था वो एक मनशियात फ़रोश से लिया था PIB कॉलोनी के, और वो उस पर लिया था डील पे कि जब जो भी हम पैसे छीनेंगे, जो भी हमारी कमाई होगी उसमें से आधा हम आपको देंगे, आधा हम खुद रख लेंगे। तो ये एक डायरेक्ट लिंकेज है मनशियात फ़रोशों में और स्ट्रीट क्राइम में। और ये जो फिगर्स है ना, ये फिगर्स अभी सिर्फ 6 महीने के हैं, और ये फिगर्स वो फिगर्स हैं जो कि रिपोर्टेड फिगर हैं। जो अनरिपोर्टेड फिगर्स हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बॉदर ही नहीं होते कि उनके साथ इतनी दफ़ा हो चुकी होती वारदातें कि वो रिपोर्ट ही नहीं करते। मोबाइल रिपोर्ट, ये आपने बात की है जो हम अभी दिखा रहे हैं CCTV फुटेज, अब तो दुकानों पे, घरों पे, हर जगह लगे होते हैं, तो चीज़ें नज़र तो आ जाती हैं। तो ये पकड़े जाते हैं लोग, फिर होता क्या है? देखें हुमा, बिल्कुल ये जो है ना, ये CCTV फुटेजेस जो हैं ये हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर बनती है। हमारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है कि हम इसे चला देते हैं कि वो मुसलमान आए, बैंक में आए, घर में आए, सड़क पे आए, कहीं पे भी आए, लूटा, चेहरे दिख रहे होते हैं, सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बट बेसिकली CCTV फुटेज को बाद जो काम है पुलिस के और जो तफ्तीशी अफसरान है वो ये कहते हैं कि CCTV फुटेज को एज ए एविडेंस अदालत में नहीं माना जाता।
ठीक है। अच्छा, अब अगर 10 स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, 10 स्ट्रीट क्रिमिनल में से 2 को पकड़ भी लिया जाता है, अच्छा, उनको पकड़ के उनकी जो प्रोसिक्यूशन, हमारा जो निज़ाम है वो इतना उसमें पेचीदगियाँ हैं, इतना हमारा निज़ाम ऐसा है कि हम उसको सज़ा नहीं दिलवा पाते ना। जो एक रेशो है, अगर आप रेशो उठा के देखें, 10 में से 2 पकड़े जाते हैं, वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद बाहर आ जाते हैं। अच्छा, किसी एक को अगर सज़ा भी हो जाती है, और कराची के एक साबिक पुलिस चीफ से मेरी बात हो रही थी, वो एक बताते हैं कि अगर किसी को सज़ा भी हो जाती है इनमें से 3 महीने 6 महीने, और वो 3 महीने 6 महीने क्या होते हैं, वो जो अंडर ट्रायल पीरियड होता है वो उसी में निकल चुके होते हैं, जो उनका केस चल रहा होता है, तो फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। तो जब यहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी कि एक तो जो मुल्ज़िमान है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो पकड़े ही नहीं जाते, चलें पकड़ भी लिए छूट जाते हैं। जब वो छूट जाते हैं तो फिर उसके बाद कैसे स्ट्रीट क्राइम अच्छा, और दूसरी आपने बात जो सज़ा की बात की है, मतलब सज़ा शुड फील लाइक अ सज़ा। तो अब अगर ये जेलों में भी अगर लेट्स सपोज कि कोई वहाँ तक भी बात पहुँच जाए कि 6 महीने तो में रहना भी पड़े, तो वो तो एक बड़ा नेटवर्किंग ग्राउंड उसको मिल जाता है। देखिए, हमारी जो जेल्स है ना, हमारी जेल्स को इस्लाहात का मरकज़ होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली कोई एक वहाँ पर साइकिल चोर जाता है तो वहाँ से इतना बड़ा डाकू बन के निकलता है कि उसके बाद आके वो बड़ी वारदातें करता है। कोई अगर डाकू जाता है तो वो वहाँ पे अपने एक नया गैंग। अब यहाँ पे बहादुराबाद में एक वारदात हुई थी जिसमें एक शहरी से तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब छीने गए थे। वो गैंग बना था ना, वो गैंग फॉर्म हुआ था सेंट्रल जेल के अंदर। 3 मुल्ज़िमान अलग अलग वहाँ पे गए थे, तीनों मुल्ज़िमान ने वहाँ पे दोस्ती की, वहाँ पे अपना गैंग बनाया, गैंग बना के बाहर निकले। जो बैंक से पैसे लेके निकलने वाले अफराद होते हैं, एक ने उसे फॉलो किया, 2 ने जाके उसे लूट लिया, उसके बाद फिर उसमें पुलिस ने अच्छा काम किया, उसको पकड़ लिया। बट आप ये देखें कि वसूलियाँ वापस एज एन वसूलियाँ जो होती हैं, ये वापस होते हैं लोगों को पैसे। ये 16 करोड़ रुपए अगर लूटे गए हैं 243 डकैतियों में, इसमें से कितने वापस हुए होंगे लोगों? देखिए, ये परसेंटेज तो अभी मैं इसमें कंफर्म नहीं हुए कितने वापस हुए। वापस भी होते हैं, ऐसा नहीं होता। जो मोबाइल फ़ोन मिलते हैं, अब बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ होते हैं वो वापस भी करते हैं, ऐसा नहीं होता। मोटरसाइकिलें भी वापस होती हैं, गाड़ियाँ भी वापस होती हैं, बट ये जो छिनती हैं और उसके बाद जो मुल्ज़िमान का एक इसमें जो ट्रॉमा होता है ना शहरियों के लिए, वो ये होता है कि एक तो उनसे वारदात हो गई, वारदात होने के बाद अब एक सिस्टम गुज़िश्ता जो पुलिस चीफ थे वो अच्छा करके चले गए कि पहले तो एफआईआर ही नहीं होती थी, अब एफआईआर हो रही हैं। फॉर्चुनेटली एक अच्छी बात है, बट एफआईआर होने के बाद जो शहरियों को एक वो जो एफआईआर का सिस्टम होता है ना, उसके बाद जो तफ्तीश में उसको वो सारा एक दर्द और अजाब उसको सहना होता है कि आप आ जाएं थाने, वो दफ्तर में बैठा है, वो अपने कारोबार, आप थाने आ जाएं, आप अपने जाके मौका मुआयना कराएं, मौका मुआयना करने के बाद आपने कल आना है, आपने परसों आना है, अपने सीआर ऑफिस जाना है। मतलब इसको हमने ईजी, इस प्रोसेस को हमने ईजी करना होगा, क्योंकि अगर कोई शहरी पहले तो अव्वल तो आता ही नहीं है ना, रिपोर्टिंग ही नहीं होती। जब रिपोर्टिंग ही नहीं होती तो आपको एग्जैक्ट फिगर्स पता नहीं चल पाते कि कितना क्राइम हुआ, कितने पैसे लूटे गए, क्या हुआ। उसके बाद जब तक आप इसको इजी नहीं करेंगे और इसके रीजंस देखने होंगे। देखिए, स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो सकता। भाई हो सकता है ना, आप थानों को इसको स्ट्रेंथन करें, थानों को बोले, जब थाने जाके ये लॉकडाउन के दौरान जो थाने में और पुलिस एहलकार जाके एक एक ठेले वाले से, एक एक पथारे वाले से, एक एक दुकान वाले से, उनको 8 बजे का वक्त होता है तो 7 बजे पहुंच जाते हैं, बंद करो, जो बंद नहीं करते उनको उठा के ले जाते हैं, फिर पैसों की डील होती है। अगर यही चीज़ें स्ट्रीट क्राइम में हो जाएं तो भाई वो कैसे कंट्रोल नहीं हो सकता? ऐसी इफेक्टिवनेस थी, वो तो कमाल की थी। क्यों नहीं हो सकती? क्विकली बता दें, सेफ सिटी का तो मैं पूछूंगा ही नहीं ना, और मैं बरमला कहूंगा पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि उस पर बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। वो जो एक गाय पे तेजाब फेंक दिया था महल्लेदार ने, उसका क्या बना केस का? हाँ, उस पर चीजें चल रही हैं। वो तो देखें, इस तरह के वाकयात होते रहे हैं पहले कुर्बानी के जानवरों पे। दुख की बात है वैसे। जी बिल्कुल, ये एक जहालत है, और जहालत की भी इसमें क्या मैं कह सकता हूँ, इसमें माजी में भी कुर्बानी के जानवरों पे भत्ता ना देने पे, उनके मालिकान से पैसे मांगे गए थे, उनको गोलियां मारी गई, जानवरों को उठा के ले जाए गए। तो ये सारी चीज़ें जराइम चलते हैं, ये पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, लेकिन ये जो हुकाम है ना, जो डिसीजन मेकर्स, ये इनका स्ट्रीट क्राइम्स पे अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ नर्सरी। मतलब इधर से छोटे छोटे आप चोरियाँ करके आप एम्बोल्डन होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप बड़ी डकैतियों में और भी ज़्यादा चीज़ों में घुसेंगे। तो अगर थैंक यू तला, थैंक यू तला। ब्रेक के बाद मिलें। ओके। वेलकम बैक जी। और डेल्टा वेरिएंट जो है वो पहले वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। वैसे जब भी आता है ना कोई नया वेरिएंट, तो यही कहते हैं कि पहलों से ज़्यादा खतरनाक है। अब तो ये डेल्टा वाले की तो बात काफ़ी नहीं, इससे पहले वाले की भी यही बात थी कि वो इससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं है, तेज़ी से फैलता है। चौथी लहर की हम बात कर लेते हैं। तेज़ी से हमलावर होने लगी है, और अल्फा वेरिएंट के बाद मुहलिक तरीन डेल्टा वेरिएंट के भी कई केसेस सामने आ गए हैं। शहर के मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है।
हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना केसेस की शरह में एक बार फिर इजाफा जो हो रहा है। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने केसेस बढ़ने का एतराफ़ भी किया और साथ साथ दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का इंदिया भी दे दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ हैं और वो हमें काफ़ी हमारे सवाल जो हमारी क्वेरीज होती हैं उनको क्लैरिफाई करती हैं, उनको समझाती हैं। डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर का बड़ा ख़तरा बताया जा रहा है और बताया गया है कि इसकी वजह डेल्टा वेरिएंट हो सकती है। तो अब तक पाकिस्तान में इस वेरिएंट के कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और क्या ये तशवीशनाक नंबर लग रहा है आपको कि नहीं, बताइए। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो डेल्टा वेरिएंट है उसके बारे में हमें ये पता है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये बहुत आसानी से कैच हो जाता है और बहुत तेज़ी से अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को ये इन्फेक्ट करता है। इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें तकरीबन 50% केसेस जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये इस वक्त जो ये एक दोबारा से जो ये चौथी वेव शुरू हुई है इसके फैलाव का एक बड़ा सबब जो है वो ये डेल्टा वेरिएंट भी है, व्हिच इज़ अलार्मिंग क्योंकि आधे केसेस ही डेल्टा वेरिएंट वाले हैं। डॉक्टर साहबा, डेल्टा वेरिएंट से मुताल्लिक एक सवाल ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान में आपको पता है साइनोवैक साइनोफार्म ज़्यादा लगाई गई है, क्या ये वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ मौसर हैं या कोई और डोज लगवानी चाहिए? नहीं जी, देखिए अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये वैक्सीन जो हैं ये बिल्कुल अभी इन वेरिएंट्स के लिए जो है ये इफ़ेक्टिव हैं। मगर बात ये कि ये तमाम वैक्सीन जो हैं इनमें कोई भी वैक्सीन अभी तक जितनी भी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं कोई 100% इफ़ेक्टिव नहीं है। उनकी एफिकेसी 85%, 90% होती है। इसका मतलब है कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोविड हो सकता है, मगर उसमें अच्छी बात यह कि जो अगर उसके बाद जो होता है वो सीरियस नहीं होता, माइल्ड सिम्टम्स वाला होता है और जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसलिए वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आपको कोविड होता भी है तो वो इंशाल्लाह ताला जो है उसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की या कुछ सीरियस डिजीज़ की तरफ नहीं जाता बंदा, बल्कि हल्के फुल्के सिम्टम्स के साथ जल्दी ठीक हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद। सो देयर यू हैव इट। हम ये पता करना चाहते थे कि ये चीज़ हो रही है कि नहीं। एंड 50% ऑफ ऑल कोविड केसेस इन पाकिस्तान आर डेल्टा वेरिएंट। जी, बारिशें से यहाँ नहीं हो रही हैं, लंदन में भी सैलाब सी सूरत हाल है और दिखाना हम चाहते हैं, वहाँ पे भी बहुत बुरा हाल है। और बाय द वे ऑल ऑफ वहाँ अगर आप देखें तो ट्यूब स्टेशन भी पानी से भरे हुए हैं, जो अपस्केल एरियाज हैं वो भी पानी से भरे हुए हैं। इट्स क्वाइट बैड। वी गोना सी यू टुमारो। स्टे सेफ, मास्क पहनिएगा।